नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक, सारे बुक्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सारे सब्जेक्ट्स को, इन सारे सेशंस को आप देख सकते हैं हमारे 3 मीडियम से। एक हमारा यूट्यूब चैनल, दूसरा हमारी वेबसाइट और तीसरा हमारा ऐप। और इन तीनों ही माध्यम को, तीनों ही मीडियम्स को यूज करने के लिए आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी वीडियो कितने भी बार देख सकते हैं और कितने भी सारे वीडियोस एक एक बार देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट ज्यादा बार भी देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, आपको पता है मैनेज ब्रेन्स न सिर्फ आपको बोर्ड्स की तैयारी करवाता है बल्कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाता है। फ्रॉम जेई टू नीट टू CUET या फिर अभी हम NTSC या ओलंपियाड की बात करें, सारे एग्जामिनेशन की तैयारी आपके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हो जाती है जिसका नाम है मैनेज ब्रेन्स। NTSC की तैयारी आपकी सारे सब्जेक्ट्स दैट इज सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी हम करवाते हैं थ्रू वेरियस टीचर्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल और मैं पढ़ाता हूं आपको NTSC का मैथ्स पार्ट, और हम कवर अप कर रहे हैं वेरियस चैप्टर्स इन अ फिक्स पैटर्न, जहां पे हम देखते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिव्यू के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपकी तैयारी भरपूर हो जाए। और इन सब के बीच छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ DPQ शीट्स, जहां पे आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, 8 से 10 सवाल होते हैं। इन सब को सॉल्व करके आपकी तैयारी और मजबूत हो जाती है। एज अ होमवर्क हम इसको फॉलो करते हैं और आज हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की DPQ शीट नंबर 1। पहली शीट है ये। अगर आपने ये शीट अब तक सॉल्व नहीं की है तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक मिल जाएगा, वहां से आप DPQ डाउनलोड कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। मुझे यही पॉज मुद्रा में छोड़ के जाइए एंड पहले आधा घंटा शीट को ट्राई कीजिए, सारे सवाल प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग टैली करेंगे कि आपका और हमारा आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं। एंड इट इज ऑल्सो नॉट अबाउट ओनली आंसर, बट जो पैटर्न, जो अप्रोच आपने सवाल को सॉल्व करने के लिए यूज की है वो भी यहाँ पे चेक हो जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। बहुत सारी ज्ञान की बातें मैंने आपको बता दी, तो हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पे। चलो, पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे आ गया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, Q एंड 1, 0 इज 5 यूनिट्स। ठीक है, आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी दे दी है। आपने बताना है कि वैल्यू ऑफ Q क्या होगी। देखो, डिस्टेंस दिया है मतलब सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। और एक अच्छी बात यहां पे मैं आपको बताऊं तो एक वैल्यू 0 है मतलब कैलकुलेशंस में थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम हमारा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला सर? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसमें आप किसको x2 मान रहे हैं, किसको x1, वो मर्जी पूरी आपकी है। ठीक है, यूजुअली लोग पहले वाले को x1 y1 मानते हैं, पर मैं यहां पहले वाले को x2 y2 बोल रहा हूं। इसमें कहीं भी आपकी कोई भी फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं होगी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले जो लिखा है उसको x1 y1 ही बोलना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आप लिखेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस Q माइनस 0 का स्क्वायर। सिंपल, D की जगह आ जाएगा 5। अब आप जब 5 का यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, 5, ये स्क्वायर को, रूट को आप इस तरह भेजेंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब यदि आपने बचपन से अच्छे से गणित पढ़ी है तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए आप बता सकते हैं Q की वैल्यू क्या आएगी। ये एक फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो कि कहता है कि 3 स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्या होगा वो? तो सर वो Q होगा 4। लेकिन क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं और यहां पॉइंट की बात है तो भैया पॉइंट नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों हो सकता है। ऑल्सो अगर पॉजिटिव 4 का स्क्वायर करोगे तब भी वो यहां फिट हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तब भी फिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही केस में आंसर तो 16 ही आएगा। इसीलिए आपका आंसर होगा कि Q की वैल्यू +4 या -4 भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी +-4 हमारा जवाब होगा। अब मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं, देखो ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन प्लेन है, पॉइंट 1, 0 लाए करेगा यहां पे। ठीक है, आपने जो 2 आंसर निकाले उसका सीधा सीधा मतलब है कि यहां से लेकर, जैसे इस तरफ जाएंगे तब भी डिस्टेंस 5 हो जाएगा और इस तरफ जाएंगे तब भी डिस्टेंस 5 हो जाएगा। तो दोनों तरफ जा सकते हो ना भाई आप। अब मान लो आप एक चौराहे पे खड़े हो, कोई बोल दे, आपने कुछ एड्रेस पूछा,
व्यक्ति बोल दे आपको 10 मीटर जाना है, अरे प्रभु किस तरफ जाना है? 10 मीटर तो इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो जब तक आपका डायरेक्शन डिसाइडेड ना हो आप किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट इस तरफ या उस तरफ लाई कर सकता है और दूरी उतनी ही रहेगी 5 यूनिट, तो आप दोनों आंसर को एक्सेप्ट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया? जी सर। एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं भाई उनका जवाब क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा अगर सी ऑप्शन सही है तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कंप्यूटर जी का कहना है कि ऑप्शन सी +-4 सही है। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इफ अ पॉइंट P, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जिसको जो क्या कर रहा है ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसके आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए एक के, दूसरे के नहीं दिए। ध्यान रखना, देखो जो पॉइंट P है इन जनाब की अगर हम चर्चा करें तो पॉइंट P है 23/5 और 33/5, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है। जैसे ही वर्ड डिवाइड आया मेरे मन में पहली चीज क्या आनी चाहिए? कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा सर? मेरे हिसाब से तो यहां पे लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और वो ए बी को ज्वाइन कर रहा है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। और देखो रेशियो दिया है, रेशियो दिया है 2:3। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये कैसे पता चलता है कि सर इंटरनली है या एक्सटर्नली है? तो आपको जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी दे दी गई है कि इंटरनली रेशियो डिवाइड कर रहा है, रेशियो दे दिया गया है। बस आपको केवल x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आसान? बिल्कुल सर। अब कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे कैसे? तो सर सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x के साथ ही कैलकुलेशन करने से आए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हमने बोल दिया a और b हमने बोल दिया दूसरे वाले पॉइंट को कि 33/5। x1 की जगह मैं लिख रहा हूं 3, x2 की जगह मैंने लिखा है यहां पे कितना? x केवल, ठीक है। y1 की जगह लिखा मैंने 5, ठीक है, और y2 की जगह लिखा मैंने y। इसके बाद m1 m2 भी जरूरी है, तो m1 की जगह लिखा मैंने 2, m2 की जगह लिखा मैंने 3, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला जो कहता है कि भैया a = हमेशा किससे स्टार्ट करोगे? देखो ये फॉर्मूला पूरा बना किसकी वजह से? ये फॉर्मूला बना इस रेशियो की वजह से। अगर रेशियो नहीं होता तो फॉर्मूला बनता ही नहीं, कुछ मामला होता ही नहीं। तो भैया रेशियो है, इसका मतलब है स्टार्ट कहां से होगा? हमेशा रेशियो से सबसे पहले आएगा m1, फिर 1 के साथ 2 का पेयरिंग हो जाएगा, फिर m2 हो जाएगा और उसके साथ 1 का पेयरिंग। तो m1x2 + m2x1 होल डिवाइड बाय m1 + m2। फॉर्मूला याद रखने का तरीका, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर m2x1 है या m1x2 है, सर क्या उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। भले इंटरनली में इतना ना पड़े लेकिन एक्सटर्नली में तो काफी अच्छे से फर्क पड़ता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो m1 यहाँ पे वैल्यूज अगर हम रखेंगे, थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो भैया m1 की जगह आ जाएगा 2, तो पहले a की जगह लिख दो 23/5। चलिए ये हमने a की जगह लिख दिया 23/5, m1 की जगह आ गया 2, ठीक है, m1 की जगह आ गया, उसके बाद x2 मतलब x आएगा, प्लस m2 मतलब 3 और x1 मतलब भी 3। देखिए कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, अगर आपने हल्की सी भी गलती कर दी तो फिर दिक्कत वाला मामला हो जाएगा। हमेशा से फॉर्मूला ध्यान रखें और आराम से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ताकि गलती ना हो। जैसे m1 2 है, फिर उसके बाद x2 बोला तो x2 की जगह मैंने पहले से x लिख के रखा है, और ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं इससे आप भले ही तब एक्सेप्ट करें या ना करें आपको काफी हेल्प होती है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ऐसे वैल्यूज लिखते समय बिल्कुल भी शर्माना नहीं है कि यार हम तो 10th क्लास में आ गए हैं, हम कैसे वैल्यूज लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपके कैलकुलेशन सही हैं, आपके आंसर सही आ रहे हैं, आपकी क्लास मैटर नहीं करती है। ये मत सोचना कि हम बड़े हो गए हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर निकालेंगे, उसमें फिर गलती होने के चांसेस भी हैं, ठीक है। शॉर्टकट सक्सेस देगा यानी इसकी गारंटी कम होती है ना, तो ध्यान रखना कभी भी। चलिए अब यहां पे अगर आप देखेंगे 23/5 = यहां पे हो जाएगा 2x + 9 और ये 3 और 2 5। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो दोनों तरफ 5 5 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा।
अब तो आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, 23 में से 9 माइनस कर दो तो आपको 2x के बराबर मिल जाएगा। अब 23 में से 9 माइनस तो कितना बचेगा सर, 23 में से 9 माइनस किया तो 14 बचेगा, है कि नहीं। 23 माइनस 10 करेंगे 13 बचेगा, लेकिन एक कम करना है तो 14। तो 14 इक्वल टू 2x आया, मतलब x की वैल्यू कितनी, तो ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है भैया, x की वैल्यू आएगी 7। x की वैल्यू 7 वाले दो ऑप्शन है, तो मतलब आपने अभी पूरा सवाल सॉल्व भी नहीं किया और आपके दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। चलिए यहां पे मैं लगे हाथ इनको लाल रंग से मार्क कर देता हूं कि ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, क्योंकि x की वैल्यू 7 आनी चाहिए, जो कि C और D ऑप्शन में आ रही है। इतना काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे सर, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमें B की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहां पे हम नया फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होगा y की वैल्यू के लिए, और फिर उसके हिसाब से अपना आंसर बताएंगे। चलो अब यहां y की वैल्यू देख लेते हैं। सबसे पहले b हो जाएगा, यहां पे फॉर्मूला क्या होगा सर, हमेशा m1 से स्टार्ट करना है। m1 1 के साथ 2 प्लस m2 और 2 के साथ 1, ये पेयरिंग हमेशा चलेगी जब भी सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, m1 प्लस m2। चलिए अब b की वैल्यू है कितनी, 33/5 है ना, तो आपने यहां पे रखी वैल्यू 33/5 इज इक्वल टू m1 की जगह आएगा 3, y2 की जगह देखो लिख के रखा आपने, y2 की जगह नाम रखेंगे आप y, क्योंकि वो अननोन क्वांटिटी है, प्लस m2 की जगह आ जाएगा, देखो यहां पे देखो जल्दबाजी में कैसे गलती हो जाती है, ध्यान रखना भैया, m1 की जगह पे 2 और m2 की जगह पे आएगा 3 इंटू यहां पे कितना है 5, होल डिवाइड बाय सर, होल डिवाइड बाय 2 एंड 2 प्लस 3, जो कि m1 प्लस m2 होता है। चलिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, 33/5 इज इक्वल टू 2y प्लस 15 होल डिवाइड बाय 3 और 2 हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब आप रेड पेन से यहां पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 33y में से 33 में से 15 माइनस करेंगे तो आपको 2y मिलेगा, है कि नहीं। 15 पॉजिटिव था, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव। 33 में से 15 माइनस कितना बचा सर, 15 और 3 18, तो 18 वुड बी इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी सॉल्व करने पे सर, सीधे सीधे y की वैल्यू आ रही है 9 के बराबर। अब अगर y की वैल्यू है 9, x की वैल्यू 7, तो हमारा आंसर क्या होगा सर, हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पे कितना, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, मतलब ऑप्शन C। एक चीज और, ऑप्शन डी और सी में देखें केवल थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है सर, वहां 8 आ रहा है, वहां 9 आ रहा है, और अगर आपने हल्की सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो ये गलती आपका पूरा आंसर रॉन्ग कर देगी। इसलिए व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यूज हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं, आपकी गलती के चांसेस ज्यादा करते हैं, न कि कम करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि करेक्ट कैलकुलेशन करके सही वैल्यू आप मार्क करें, उसके बाद अपना आंसर फाइनलाइज करें। चलिए कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई कर दीजिए, आपका जवाब क्या आ रहा है। उनका जवाब भी है ऑप्शन सी। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब सवाल नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे कि इफ द पॉइंट्स A 6,1 B 8,2 एंड C 9,4 एंड D P,3, ये 4 आपको पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। इनको हम हाईलाइट कर लेते ताकि हमें ध्यान रहे कि इन चारों पॉइंट्स के बारे में चर्चा करनी है। तो भैया इन 4 पॉइंट्स को क्या बोला है, दे आर वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस हैं। तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है वैल्यू ऑफ P, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखो इसके 2-3 मेथड हैं। पहला मेथड है कि भैया आप यहाँ पे जो तीसरा ये जो पॉइंट है इसको डिस्टेंस फॉर्मूला और बाकी इक्वेशन से सॉल्व करते हुए वैल्यू निकालें। एक तरीका है कि आप इसको अपने कार्टेशियन प्लेन पे रफली ड्रॉ करके अंदाजे से कोई एक वैल्यू बता दें कि यह आपका आंसर होने के पूरे चांसेस हैं। दोनों तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊं तो मान लो आपके पॉइंट्स ABCD है ना, शुरू करो A से, तो A हो गया 6,1, ये हो गया पॉइंट A 6,1, मतलब x पे 6 है, y पे 1 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है B 8,2, तो 6 के बाद थोड़ा सा आगे, तो 6 के बाद मान लो एक 7 आएगा, फिर एक 8 आएगा, ये आ गया 8, लेकिन B 8,2 है तो थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, है ना। रफली अगर हम ड्रॉ करें तो ये है 8,2। अब जो आपका C पॉइंट है वो है 9,4, ठीक है। अब 9,4 मतलब 6, 8, उसके बाद आपको 9 पे जाना है तो 1 आगे और 4 मतलब 2 ऊपर, यहां कहीं बनेगा 9,4, ठीक है, रफली।
8 के बाद एक ऊपर, 2 के बाद 3 और एक 4, एंड लास्टली है आपका ये है पॉइंट सी, राइट है ना, हाँ तो पॉइंट सी है ये। तो ए बी सी डी कहाँ आएगा, तो सर डी आना चाहिए इधर पे किधर, तो डी है P, 3, तो 1 2 4, तो बीच में कहीं आएगा 3 है ना, यहाँ पे मान लो। तो अब आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो देखो ये 2 ये 3 रफली ऐसा कुछ बनेगा आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। लग रहा है पैरेललोग्राम जैसा कि नहीं लग रहा है सर, थोड़ा बहुत तो लग रहा है। चलिए अब इतना परफेक्ट तो बना नहीं सकते भाई मेरे, थोड़ा तो, क्योंकि अपने पास एक ही कलम है भाई, ना स्केल है ना पेंसिल है ना कुछ है, बस यही है जो है हमारा साथी। तो उसके हिसाब से अगर मेरे को अंदाजा लगाना होगा, मैं आपको बताता हूँ अब अंदाजा कैसे लगेगा। देखो 6, अब 6 और 8 के बीच में है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा 7,3, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा ये 7,3 होगा। मेरा अंदाजा कहता है कि देखो 6 के इस तरफ ही आएगा, पहली बात उस तरफ जाएगा तो वो अलग हो जाएगा, तो 6 से कम हो नहीं सकता। बाकी सारे ऑप्शन 4 5 एग्जैक्ट अगर 6 के ऊपर होगा तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। तो बिना सॉल्व किए भी मेरा जवाब आ रहा है D7। अब अगर मुझे सॉल्व भी करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा AB डिस्टेंस, फिर उसी डिस्टेंस को ऊपर CD के लिए भी यूज करके, क्योंकि AB और CD बराबर होंगे बिकॉज दे आर पैरेलल एंड इक्वल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो जो AB का डिस्टेंस आएगा वही ऊपर का आएगा। इस कॉन्सेप्ट के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे यहां पे होगा सबसे पहले 8 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, फिर साथ में बाद में हो जाएगा +2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो AB की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8 - 6 मतलब कितना 2 स्क्वायर +2 - 1 मतलब 1 स्क्वायर, तो कुल मिला के AB की वैल्यू आएगी √5। अच्छा यही AB CD के भी बराबर होगा, तो CD की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हालांकि CD में एक अननोन क्वांटिटी है P, जिसका हमने आंसर अभी तो निकाला है अंदाजे से कि 7 आएगा, पर हम सॉल्व करके भी निकालेंगे। तो भैया 9 - P हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर, और 4 - 3 का होल स्क्वायर, तो +4 - 3 का होल स्क्वायर। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो क्योंकि AB और CD बराबर हैं तो CD की जगह √5 लिख दो, और यहाँ पे √9 - P का होल स्क्वायर प्लस कितना 4 - 3 मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा सर, यहां बचा 5 और यहां बचा 9 - P होल स्क्वायर प्लस 1। अब 1 यहां पे आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा सर 4 बचेगा। तो 4 वुड बी इक्वल टू 9 - P का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को अब यहां भेजोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहां पे आप लिखोगे √4 = 9 - P। 4 का स्क्वायर रूट अगर आपको याद करना पड़े तो फिर समस्या है प्रभु, 4 का स्क्वायर रूट तो बहुत आसान है, 2 इज द वैल्यू ऑफ 9 - P। सॉल्व करोगे P की वैल्यू आएगी 7, P की वैल्यू आएगी 7। अच्छा कुछ लोग यहां बोलेंगे कि सर ये √4 का +- 2 होना चाहिए, तो वहां वैल्यू अलग अलग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन यहाँ पे 7 ज्यादा सूट कर रहा है। आप खुद भी चेक कर लो, हमारे अंदाजे से भी 7 आया था, तो आपका आंसर यहाँ पे 7 होगा। नेगेटिव वाला आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। चलिए क्योंकि देखो सारी वैल्यू कहाँ पे है, इस तरफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल वैल्यूज वुड बी पॉजिटिव, है ना, ध्यान रखना। चलिए अब हम यहाँ पे ऑप्शन D7 को मार्क कर चुके हैं। एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या रहा है, क्योंकि उनका जवाब जो आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई करें। कंप्यूटर जी का आंसर भी है 7, हमारा आंसर भी तो ऑप्शन D7। तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज if the points xy 1 2 and 7 0 are collinear then the relation between x and y। अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर वर्ड जैसे ही आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सर, कोलिनियर वर्ड पढ़ते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में तो यही चीज आती है कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो आप क्या लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। और ये काफी बड़ी हेल्प है हमारे लिए, क्योंकि भैया अगर एरिया 0 है तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है। तो 0 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, तो 2 - 1 2 - 0, ठीक है। फिर प्लस 1 इंटू दैट इज x2 इंटू y3 माइनस y1, तो 0 - y, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 7 और उसमें मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कितना y - 2 दैट इज y1 माइनस y2। चलिए अब 0 ये जो 2 है यहाँ नीचे डिवीजन में साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन, परंतु होना 0 से मल्टीप्लाई है तो आंसर 0 ही आएगा।
x इंटू 2 करने पे आपका जवाब आएगा 2x, यहां पे आ जाएगा माइनस y और यहां पे हो जाएगा प्लस 7y माइनस 14। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करें इसको, बिकॉज हमें तो क्या निकालना है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, माइनस 14 यहां जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 14 आ रही है इक्वेशन में, क्योंकि सब 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड किया 14 को 7, x को 2 से डिवाइड किया तो केवल x बचा, 6y को 2 से डिवाइड किया तो 3y, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 हमारी इक्वेशन आ रही है। कहां पे ये इक्वेशन, ऑप्शन डी के रूप में है। चलिए, अगर आपने हल्की सी भी साइन वगैरह में गलती कर दी तो एक जवाब x माइनस 3y भी है, वो मार्क कर देंगे तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने सवाल का जवाब बताएं ताकि गलती ना हो। चलिए, कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई कर दीजिए। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन डी, हमारा जवाब भी ऑप्शन डी। तो यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से कोलिनियर का सवाल है, मतलब एरिया कितना हो जाएगा सर, मतलब एरिया हो जाएगा 0। पिछले वाले में केवल आपसे रिलेशनशिप मांगा था x और y के बीच में, यहां एक ही अननोन क्वांटिटी है b, उसकी वैल्यू मांगी है। प्रोसेस सेम रहेगा, बस वहां x और y के बीच की बात निकल आई थी, यहां पे b निकल आएगा। तो 0 इंटू 0 इक्वल टू, सॉरी बिकॉज एरिया 0 हो जाएगा, हाफ ऑफ x1 दैट इज 1 माइनस y2 माइनस y3, तो 5 माइनस b। देखिए ऐसा है, कुछ ना कुछ निशान तो लगाइए कि भैया हमारा ये वैल्यू कंसिडर हो चुकी है। अगर आप निशान नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आएगा प्लस 3 और y2 माइनस y3 मतलब 5 नहीं y3 माइनस y1 तो हो जाएगा b माइनस 2। उसके बाद फिर प्लस 0 दैट इज x3 एंड y1 माइनस y2, तो कितना हो जाएगा सर 2 और 5, तो मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस 5। हालांकि मल्टीप्लाइड विद 0 है तो भाई 0 ही हो जाएगा वो। चलिए, तो 0 इंटू हाफ कर देंगे तो 0 इक्वल्स टू 1 इंटू 5 माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस बी, फिर यहाँ पे प्लस 3b और ये हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2b, 5 में से 6 हो जाएगा माइनस, वहाँ 0 इंटू समथिंग था तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे वो पार्ट को नहीं लिखा है। अगर आप सोच रहे हैं तो 5 में से 6 माइनस, माइनस 1 बचा, माइनस b में से 3b गया तो भाई 2 पॉजिटिव बचा, माइनस 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस 1 इक्वल टू 2b, तो 1/2 आएगी वैल्यू ऑफ b। अब अगर b की वैल्यू 1/2 है तो क्या हमारे ऑप्शंस में वो उपलब्ध है? बिल्कुल है सर, ऑप्शन ए के रूप में। चलिए, ऑप्शन ए को आपने मार्क कर दिया। इसी के साथ कंप्यूटर जी से एक बार वेरीफाई करवा लेते भाई उनका जवाब क्या है। उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए, मतलब स्क्रीन हो जाएगी क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपसे, क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय द वर्टाइसेस 1, 4, -5, 4, -5, 3 एंड 1, -3 विल बी, क्या होगा? दो तरीके, पहला आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लीजिए चारों का, तो आपको समझ में आएगा कौन सी साइड किसके बराबर है, क्या चारों आपस में बराबर है या फिर नहीं। दूसरा तरीका, आप इसको थोड़ा रफली ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वैल्यूज क्या रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 4 अगर होगा तो वो देखो, मान लो ये आपने मान लिया आपका एक्स और वाई एक्सिस बना दिया आपने ब्लैक कलर से। ठीक है, चलिए ये आपने बनाया वाई एक्सिस, ये बनाया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे 1, 4 चाहिए आपको, तो x पे 1 y पे 4 मतलब यहां होना चाहिए लगभग। ठीक है, -5, 4 तो x पे -5 और y पे 4 तो इसी के ठीक सामने होना चाहिए, है ना। फिर -5, -3 तो y पे -3 मतलब यहां कहीं आएगा, ये -5 के ठीक सामने। देखो रफली बनाए, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट 19-20 हो सकता है ना। ये लीजिए -3 मान लीजिए यहां आएगा। चलिए ये आ गया, और लास्ट एक है, इन्होंने बोला 1, -3 तो 1, -3 यहां आएगा। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर प्रजाति का है। ठीक है, या तो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। तो दो ऑप्शन जो यहां पे मैं हटा रहा हूं, वो एक हटा रहा हूं रोम्बस और दूसरा हटा रहा हूं नन ऑफ दिस, क्योंकि स्क्वायर या रेक्टेंगल में से कोई एक है। बचा दोनों में से कौन सा है? सर दिखने में तो रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। वो भी मैं एग्जैक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास भाई देखो एग्जाम में समय थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए। जैसे यहां पे देखो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर आपको पता करनी है, देखो 4 से 4 माइनस हो गया 1 और -5 है,
तो मतलब इस तरफ आए आप 5 कदम, उस तरफ गए आप 1 कदम, तो कुल मिला के आपने कितने कदम वॉक किया? 6 कदम। क्या ये बात ठीक है? ये बात समझ रहे हो आप? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि देखो आप वहां पे 1 मूव किए, 0 से 1 उधर, तो 1 कदम उधर चले और 5 कदम इधर आए। हालांकि साइन माइनस का है लेकिन वो डायरेक्शन बता रहा है किस तरफ आए, लेकिन चले तो 5 ही कदम ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आपने 6 कदम तय कर लिया। ऐसे यहां पे देख लो, ये पॉइंट है -5, -3, तो 0 से 3 कदम आप नीचे आए और 0 से 4 कदम आप ऊपर गए, है ना। तो यहां पे हो गया 4 और 3 7 कदम, हल्का सा 1 का डिफरेंस है। आप चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर 7 ही आएगा। तो जब एक साइड है 7, दूसरी है यहां पे 6, तो मतलब स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं और यहां 1 का डिफरेंस है पर वो मायने रखता है। तो इसलिए आपका जवाब क्या होगा कि आंसर क्या है? आंसर है कि इट इज अ रेक्टेंगल, जैसा कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत, कोई शंका मन में? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से यह प्रश्न हो गया। कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई कर दीजिए। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन बी रेक्टेंगल, हमारा जवाब भी वही था। तो अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भैया, आपको पता है कि इसमें आपकी सबसे बड़ी हेल्प पता है कौन करेगा? आपके ऑप्शंस करेंगे। ऐसे कौन से वैल्यूज हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ग्राफ उसी पॉइंट से जाएगा। 2,3 के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सर, 2 - 3 करने पे -1 आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3,4 तो 3 - 4 करने पे भी -1 आएगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 5,6 भी नहीं करेगा, माइनस करने पे -1 आएगा। लास्टली 0 - 0 करने पे बिल्कुल 0 आता है। तो मतलब ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके ग्राफ पे लाए करेगा। मतलब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस ग्राफ, इस पॉइंट से पास होगा। ये जो ग्राफ है x माइनस वाई इक्वल टू 0, वो पॉइंट 0,0 से पास होगा, क्योंकि उसके ग्राफ को वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी 0,0 हमने यहाँ पे कर दिया है सॉल्व, मतलब ऑप्शन डी मार्क कर दिया है। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई कीजिए। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पे फिर से स्क्रीन क्लियर। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो यहाँ पे आ गया सवाल किसका? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व किया गया है। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे सॉल्व होगा ये। डिस्टेंस निकालना है तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला तो बहुत ही क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट सर? d वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे इसको अगर हम मान रहे हैं x1 y1, इसको मान रहे हैं x2 y2, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो x2 माइनस x1 कर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इधर हो जाएगा माइनस ऑफ क्या सही आ जाएगा? प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे दो नेगेटिव आ रहे हैं, सॉल्व करने में शायद थोड़ी दिक्कत हो, तो कोई बात नहीं, हम उल्टा कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे यहाँ लिख देते हैं x2 y2, यहाँ लिख देते हैं x1 y1। देखो अपना ही खेल है, जब चाहो नियम बदल सकते हो, बस फॉर्मूला सही यूज करना। अब x2 माइनस x1 करेंगे तो आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये x2 था तो cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब साइन थीटा और माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आप में से काफी लोगों को आइडेंटिटीज याद नहीं रहती होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक काम करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको याद रहता ही है ना, तो व्हाट इज दैट? तो सर ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। ये पहला ब्रैकेट ओपन हो गया। दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस यहां पे भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऑब्वियसली बात दोनों का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो पहले दोनों का आंसर आ जाएगा d की वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे पहले दोनों को ऐड करने पे
1 माइनस 2, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो पोजीशन इतना मैटर नहीं करती। आगे +1 और यहाँ पे हो जाएगा +2 साइन थीटा कॉस थीटा। और जैसा कि आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कुछ चीजें कैंसिल होंगी, बिल्कुल होंगी। क्या होगा सर, -2 कॉस थीटा साइन थीटा और ये +2 कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 + 1 2 बचेगा, तो d वुड बी इक्वल टू √2। यहाँ पे आपका यह सवाल आसानी से हो गया सॉल्व। अब देखो यही है ब्यूटी किसी भी अच्छे एग्जाम के एनटीएससी वगैरह की, कि एक ही जगह पे दो कॉन्सेप्ट चेक कर लिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज भी चेक कर लिया और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी नॉलेज यहाँ पे सवाल बनाने वाले ने चेक कर लिया। तो ये बहुत बार होता है, खासकर जब आप कोई एग्जाम देते हैं नेशनल लेवल पे, ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी हो गया, इनफैक्ट जेईई और नीट देंगे तो वहां पे भी यही होता है, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के एक सवाल पूछा जाता है और आपको सारे कॉन्सेप्ट को याद रख के अपना जवाब बताना होता है। ऑप्शन डी 2 आ रहा है हमारा आंसर। कंप्यूटर जी एक बार √2 मतलब सॉरी माफ कीजिएगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई कर दीजिए, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी √2। तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। आसान था ये प्रश्न। 9वां प्रश्न है यहाँ पे, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट 7,9 3,-7 और उसके बाद फिर -3,3। अब देखो ट्राइंगल की प्रजाति कौन सी, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलाइन या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस। अब देखो कोई भी ट्राइंगल इक्विलैटरल है या नहीं, आइसोसेलेस है या नहीं, स्केलाइन है या नहीं, ये डिपेंड करता है उसकी साइड की लेंथ पे। तो बेसिकली आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि AB की दूरी कितनी है, उसके बाद फिर आप पता करेंगे BC की दूरी कितनी है, उसके बाद पता करेंगे CA की दूरी कितनी है। तो ये रहा ABC। तो आप अगर AB पता लगाना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा √x2 दैट इज 3 - 7, या फिर अगर आप इसको ले रहे हैं x2 पहले वाले पॉइंट को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस यू तो होना चाहिए 9 - -7, तो आप केवल प्लस लिख देंगे बिकॉज 9 और यहाँ पे 2 माइनस मिला के एक प्लस हो जाएगा 9 के बाद, ठीक है। तो AB की वैल्यू हो जाएगी √4 स्क्वायर, 7 में से 3 गया तो 4, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा सर 16 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो जोड़ जाड़ के AB की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई 6 और 6 12, 5 और 1 6 के साथ 272 आ रही है AB की वैल्यू। ये तो अभी एक साइड निकली है, अभी ऐसे हम और निकालेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई BC क्या होता है सर, वही x2 - x1 करना पड़ेगा। तो x2 - x1, अब देखो यहाँ थोड़ा बहुत तो फंसोगे भैया, तो 3 + 3 हो जाएगा। कैसे सर, यहाँ पे x2 x1 3 - 3 किया आपने, माइनस माइनस प्लस, इसलिए बीच में प्लस आ गया, -7 - 3 तो प्लस हो जाएगा -7 - 3 का होल स्क्वायर। तो BC हो जाएगा √, देखो 3 3 जा 6 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, -10 का स्क्वायर 100, तो जोड़ जाड़ के कितना आएगा √136। आपको कोई जरूरत नहीं है इनमें से किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल के अपना समय बर्बाद करने की, पहले केवल रूट में वैल्यूज निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। फाइनली आपको CA भी निकालना है, क्योंकि उसी की मदद से तीनों साइड के बारे में कुछ टिप्पणी हो पाएगी। 2 से तो आप नहीं कर सकते, चलिए हाँ 2 से आप ये जरूर बोल सकते हैं अब तक के पूरे सवाल में कि ये इक्विलैटरल तो नहीं है, बाकी अब हमें चेक करना पड़ेगा। चलो अब CA की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, अगर आप इसको मान रहे हैं तो 7 + 3 हो जाएगा सबसे पहले, तो 7 + 3 का स्क्वायर और 9 - 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा CA इक्वल टू √, 7 और 3 10 का स्क्वायर, 9 - 3 गया तो 6 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पता है, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो 136। ऐसी 2 वैल्यूज हैं 2 साइड से जो बराबर आ गई। इसका मतलब साफ है भैया कि यहाँ पे जो स्केलाइन ट्राइंगल वाला आंसर है वो भी गलत हो जाता है, बचा या तो आइसोसेलेस बोलने का या फिर आप इसको बोल सकते हैं राइट एंगल्ड। अब राइट एंगल वाला चेक करने के लिए एक बार पाइथागोरस लगा के देखना पड़ेगा। दो छोटी साइड है BC और CA, उनको हम लेंगे, तो यदि BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर जोड़ने पर AB स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तब तो हम कंफर्म करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वरना तो नहीं कर सकते। चलिए BC का स्क्वायर करना है, वैसे BC की वैल्यू है √136, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 136 बचेगा। तो क्या 136 और 136 जोड़ने पे
272 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल सर, 6 और 6 12, 3 और 3 6, एक साथ, 1 और 1 2 आ रहा है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो 272 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 272 दोनों तरीके से आ रही है, तो मतलब ये न सिर्फ आइसोसेलस है बल्कि राइट एंगल्ड और आइसोसेलस है, क्योंकि आप दोनों चीजें कंफर्म कर पा रहे हैं और दोनों चीजें ऑप्शन में मेंशन्ड है। अगर ऑप्शन डी होता नन ऑफ दिस, तब तो आप आइसोसेलस ही मार्क करते, क्योंकि वो कंफर्म था। राइट एंगल है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए हम मार्क नहीं करते अगर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होता तो। पर क्योंकि ऑप्शन डी में साफ साफ लिखा है कि भैया राइट एंगल और आइसोसेलस मार्क किया जा सकता है, तो उसी को हम अपना जवाब मार्क करेंगे। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, और जहां तक मुझे ज्ञात है इस सीट का ये लास्ट सवाल है। जी हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन सवाल खत्म हो गया है, लेकिन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अभी लेना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो 2 मिनट जरा मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से। देखो, आपको पता है हमारे यूट्यूब पे बहुत बड़ा परिवार है, वी आर मिलियंस ऑफ पीपल एंड वी आर अ बिग फैमिली, हम लोग बहुत बड़ा परिवार हैं, और हम लोग किंडरगार्टन से 12th तक सारे एजुकेशन, सारे जो भी क्लासेस है उनकी पढ़ाई करवाते हैं। इसीलिए हर दिन, इनफैक्ट हर आवर में, या फिर इनफैक्ट अगर मैं कहूँ ऑनेस्टली तो हर आधे घंटे में कोई नया सेशन हमारा अपलोड होते रहता है। क्लासेस अलग अलग होंगी, रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी, लेकिन हमारे चैनल से सेशंस आते रहते हैं। इसीलिए कई बार हमारे स्टूडेंट्स को उनके काम के सेशन ढूंढने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। आपको कई बार प्लेलिस्ट नहीं मिलती, कई बार आपको एक वीडियो मिल जाता है, उसका नेक्स्ट वीडियो नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए हमने आपके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है, और बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन आपका यूट्यूब पे नहीं बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के रूप में गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। गूगल खोलिए, जिस भी डिवाइस को आप यूज करते हो उसमें google.com पे जाके magnetbrains.com टाइप कीजिए, आपको पहले ही स्लाइड, पहला ही जो दुकान खुलेगा, पहला ही जो लिंक आएगा वो मैग्नेट ब्रेन्स का ही होगा, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको हमारे होम पेज पे ही ऐसे टॉप कोर्सेज करके सारे कोर्स जो भी हम कवर करते हैं वो एक ही जगह पे लिखे हुए मिल जाते हैं। बस यहाँ पे आप आइए, जो भी कोर्स आप पढ़ना चाह रहे हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी पढ़ना चाह रहे हैं, तो एनटीएससी के टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एनटीएससी पढ़ाने वाले आपके सारे टीचर्स अपनी प्यारी प्यारी शक्ल लेके, अच्छी अच्छी शक्ल लेके और नाम लेके यहाँ पे आ जाएंगे। आप चाहे उन्हें नाम से जानते हो, चाहे शक्ल से जानते हो, आइडेंटिफाई करें आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, और उनके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करें। उदाहरण के तौर पे आप गणित पढ़ना चाहते हैं एनटीएससी का, जो कि मैं कवर करता हूं, तो भैया देखो यहाँ पे एनटीएससी का गणित का जो मैंने पोर्शन कवर किया है वो आपको एक जगह पे लिखा हुआ मिल जाता है। चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो मिल जाता है, किस लेक्चर में क्या पढ़ाया गया है वो भी मेंशन कर देते हैं, कितना उसका ड्यूरेशन है, और आपको यहाँ पे पहुंचने के बाद केवल अपने काम का सेशन जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं उसे सिलेक्ट करके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, आपको वो सारे सेशन के पूरे वीडियोस मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप डीपीक्यू शीट भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपको शीट का पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत हो रही है, वेबसाइट पे आपको वो भी अवेलेबल करवा दिया गया है, तो आप उसको भी डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डीपीक्यू शीट 1 का लिंक है, तो न सिर्फ सीट प्रोवाइड करवाई जा रही है बल्कि उसका सॉल्यूशन भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से पढ़ाई करनी है और अपना पूरा कोर्स कवर करना है। और एक और अच्छी बात है, यहाँ पे सेम क्वालिटी टीचर्स हैं, वही टीचर्स जो कि वही कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं जो आपको यूट्यूब पे भी मिलता है। हाँ, एक एडवांटेज ये हो जाता है कि पहली बात तो आपका पूरा कंटेंट क्लासिफाइड एक फिक्स पैटर्न में है, फिक्स ऑर्डर में है। दूसरा, वीडियोस में एडवर्टाइजमेंट या फिर ऐड जैसे और डिस्ट्रैक्शन जैसे कोई सजेशन या फिर कोई गाना, कोई संगीत, कोई कॉमेडी वीडियो जो कि अक्सर यूट्यूब पे आ जाता है बाय डिफॉल्ट, वो आपको नहीं देखना पड़ेगा, या फिर आप उसके देखने के चक्कर में कभी भटक नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको पूरा ध्यान पढ़ाई पे रहेगा, तो बिल्कुल इसको यूज कीजिए। और यहाँ पे वीडियो देखने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि जैसा कि हम लोग 100% फ्री कोर्स चला रहे हैं एनटीएससी के लिए, जहाँ पे आप सैट पार्ट में स्टेज 1 की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की मेरे साथ, और अब तक हमने किया डीपीक्यू शीट 1 का समापन, जहां पे हमारे पास 8-9 अच्छे क्वेश्चन थे जिन्हें प्रैक्टिस करके हमारी एग्जाम की तैयारी और मजबूत हो जाएगी। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, बिकॉज नॉलेज जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा। अगले सेशन में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डीपीक्यू शीट्स भी सॉल्व करेंगे। रेगुलरली सेशन देखते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून।